जो कैंसर रोकने में मदद कर सकते हैं या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम से कम हो? कुछ है ऐसे खाने की चीज़ें हमारी डाइट में? कई सारे फूड हैं विच आर नोन टू बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम कैंसर। ओके। जैसे इनफैक्ट गोभी इज वन ऑफ देम। गोभी? यस। अरे वाह। वो पूरी फैमिली है जिसे जिसमें कॉलीफ्लावर, गोभी या ब्रोकली। ब्रोकली और इस तरह की चीज़ें आती हैं। सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो संतरा हो, मौसमी है, नारंगी है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन देम विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके। बेरीज जो हैं जैसे आंवला है या ब्लूबेरी है, रेस्पबेरी है, अगेन दे हैव ए लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, वो बॉडी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। हमारे खाने में जो मसाले होते हैं, चाहे वो हल्दी हो जिसमें करक्यूमिन होता है, इवन जिंजर, काली मिर्च, ये सब की सब कहीं ना कहीं ऐसे स्टडीज में आए हैं कि दे माइट हैव ए प्रोटेक्टिव रोल। कि साफ हवा के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, लोग आजकल एयर प्यूरिफायर्स खरीद करके अपने घरों में लगा रहे हैं। तो ये जो गंदगी है हवा में, जो जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या ये हमारे कैंसर की तरफ बढ़ने का हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ा रही है? अभी तो चूंकि मोस्टली पिछले 5-6 साल से हम ये समस्या देख रहे हैं, इसका असर अगले 5-10 साल में हमें देखने को मिलेगा। 5-10 साल में और बढ़ेंगे कैंसर? बहुत बढ़ेंगे क्योंकि देखिए ये एक बड़ा जस्टेशन पीरियड होता है कि आज किसी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए तो असर आपको 5 साल 10 साल बाद मिलेगा, क्योंकि कैंसर की डेवलपमेंट की प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स हैं। बिल्कुल। बट सीरियसली अगले 5 से 10 साल में शायद हम बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने वाले हैं लंग कैंसर। नकली चीज़ें, नकली सामान हमें बेचा जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं? एडल्ट्रेशन का, मिलावट, फूड एडल्ट्रेशन, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा हैजार्ड है एक्चुअली, बिकॉज जो भी एडल्ट्रेशन के लिए चीज़ें मिला रहे हैं दे आर प्योर केमिकल। जैसे दूध के लिए वो यूरिया मिलाते हैं ना, और डिटर्जेंट मिला रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, यस, सिर्फ कैंसर नहीं, वो तो बहुत सारे हमारे जो है ना सिस्टम्स के लिए हानिकारक है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनका कैंसर भी कर सकता है। तो ऐसे में अगर हमें खुद को मिलावटी खाने से थोड़ा दूर रखना हो तो कोई ऐसा ट्रिक या टिप है कुछ कि कैसे पहचान सकते हैं? जैसे वेजिटेबल्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करें। हम लोग तो बोलते हैं आजकल कि कम से कम 10 से 15 मिनट यदि आप थोड़े गर्म पानी में लगभग 56 से 60 डिग्री पर रखोगे तो बहुत अच्छे से सरफेस क्लीन हो जाती है। कुछ क्लीनर्स भी आते हैं, ओजोन बेस हैं, बट हम उनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। तो वार्म वाटर इज गुड इनफ, थोड़ा सा वार्म हो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। फ्रूट्स को हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि अच्छे से वॉश करें और पील करके खाएं। अब जिस हिसाब से हम प्लास्टिक की तरफ बढ़े हैं, और प्लास्टिक में भी एकदम लो ग्रेड प्लास्टिक जो सस्ते से सस्ता एकदम मिल जाए, उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आई थिंक माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे खाने में हर चीज़ में घुल मिल रहे हैं। प्लास्टिक का रोल है कैंसर को बढ़ाने में? यस। सिर्फ कैंसर नहीं, कई सारी बीमारियां कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक इतना बड़ा रिस्क है जो हम रियलाइज ही नहीं करते, बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक है, वो नहीं दिख रहा है हमको, बट इट इज एवरीवेयर। होम स्क्रीनिंग खुद से ही हम कर सकते हैं कैंसर के लक्षणों को पहचानने के लिए? जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें तो कोई भी लंप फील हो, कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फील हो, सर्वाइकल कैंसर में कोई भी परवेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, या ओरल कैविटी में देखें तो कोई मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई एबनॉर्मल डिस्कलर्ड पैच है जो बना हुआ है, ये ऐसा कुछ भी है, तुरंत की तुरंत आपको पता है इंडिया में हर साल 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, और एक आंकड़े की माने तो हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हो रही है। आज हम इंडिया में जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पर ना हमारी हवा सही है, पानी सही है, ना हमारा खान पान ठीक है, ऐसे में इंडिया में कैंसर के केसेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ने के पीछे मेजर रीज़न क्या है, और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम समय रहते हम कैसे पहचान सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट पीएसआरआई हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए हम अपनी ऑडियंस तक कैंसर के बारे में हर वो डिटेल बता सके या पहुंचा सके जो उनके लिए जानना इस वक्त
बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपके पास आए दिन इतने सारे केसेस आते होंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इंडिया में एक मेजर जो इतना बड़ा सडन स्पाइक आया है कैंसर के केसेस में, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, कई सारे फैक्टर हैं। एक जैसे अभी आपने नाम भी लिया कि हम जो भी आजकल हैं हर तरफ पॉल्यूशन के एज में रह रहे हैं। अब वो चाहे एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन हो, जैसे खाने पीने से रिलेटेड हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, क्योंकि एयर लगातार हम देख रहे हैं क्वालिटी इतना खराब हो रही है। क्वालिटी ख़राब है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं जो हैं। लॉट ऑफ प्लास्टिक यूजेज देयर, प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक जिसे बोलते हैं हम लोग, वो हैं। करेक्ट। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उतने लाइमलाइट में नहीं आते बट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है दवाइयों का, वो भी कभी कभी हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसे अफेक्ट कर रहा है। स्ट्रेस लगातार टोल लेती है हमारे इम्यून सिस्टम पे। ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो, या बोलना चाहिए इनका कॉम्बिनेशन है जो, क्योंकि कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है, एक फैक्टर कोई उसे नहीं बढ़ा रहा है, कई सारे फैक्टर हैं और ये उनका मिला जुला परिणाम है जो हम देख रहे हैं, इतने कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं। और अदर एक और जो ट्रेंड जो ज़्यादा वरीसम देख रहे हैं कि पहले कैंसर यूजुअली एल्डरली में ज़्यादा होता था, अब वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं वो जल्दी हो रहा है, यंग एज में हो रहा है, एंड दिस इज मोर कंसर्निंग। एग्जैक्टली। आपने जैसे इतने सारे टॉपिक्स हमें बताए, इतने सारे कॉजेज बताए, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हम हवा से करते हैं, जो इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। हमने कभी सोचा नहीं था कि साफ हवा के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। लोग आजकल एयर प्योरीफायर्स खरीद करके अपने घरों में लगा रहे हैं, और इस साल तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बिक्री हो रही है एयर प्योरीफायर्स की भी। तो जिस हिसाब से हवा की क्वालिटी ख़राब हो रही है, AQI 400, 500, 600 जा रहा है, और मतलब लोगों को अब ये चीज़ नॉर्मल लगने लगी है कि अच्छा 500 600 तो ही है। इस पे मीम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस इस तरह के वायरल हो रहे हैं। जबकि आप बाहर के देशों में जाएंगे तो साफ हवा, साफ पानी, खान पान एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। वहाँ पर अगर AQI 70-80 भी हो जाता है तो सरकार में हलचल मचने लगती है कि 50 में भी, कि कैसे भी हवा को जो है क्लीन करना है। लेकिन यहाँ पर इतनी सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। तो ये जो गंदगी है हवा में, जो जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या ये हमारे कैंसर की तरफ बढ़ने का हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ा रही है? कि शायद ये कैंसर की तरफ हमें बढ़ा रही है जहरीली हवा? यस, आपने सुना होगा जब हम AQI की बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन टर्म सुनते हैं, PM 2.5। हाँ। दैट मीन्स वो पार्टिकल जो इस 2.5 माइक्रोमीटर से नीचे हैं। करेक्ट। क्या होता है, जितने छोटे पार्टिकल हैं वो उतने अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं लंग्स में। कई सारे हार्मफुल इफेक्ट ये करते हैं। ये हमारे बॉडी जो जैसे जो लाइनिंग है, जो सेल्स हैं, उनके DNA को डैमेज करते हैं। लगातार हिट होती हैं सेल्स तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती हैं, उनके DNA डैमेज होते हैं, रिपेयर नहीं हो पाते, तो ये कैंसर के होने की प्रोसेस बढ़ जाती है। दूसरा, मान लीजिए कोई स्मोकर है और उसमें ये इनिशिएट हो चुकी है कैंसर की रिएक्शन, तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटिंग फैक्टर जो है उस रिएक्शन को और स्पीड अप कर देते हैं। तीसरा, उन सेल्स को एग्रेसिव बना देते हैं जिससे कि कई बार दवाइयां भी उतना अच्छे से काम ना कर पाएं। तो ये एक बहुत बहुत हार्मफुल इफेक्ट है जो हो रहा है। और अभी तो चूंकि मोस्टली पिछले 5-6 साल से हम ये समस्या देख रहे हैं, इसका असर अगले 5-10 साल में हमें देखने को मिलेगा। 5-10 साल में और बढ़ेंगे कैंसर के केसेस? बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है कि आज किसी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए तो असर आपको 5 साल 10 साल बाद मिलेगा, क्योंकि कैंसर की डेवलपमेंट की प्रोसेस एक बहुत स्लो प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स हैं। बिल्कुल। बट सीरियसली अगले 5 से 10 साल में शायद हम बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने वाले हैं लंग कैंसर से। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि AQI जो है इतने को हम लोग नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। It's definitely not. बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है। आई थिंक हमारे लिए भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये कंसर्न होना चाहिए कि हम इस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं, इसे हमने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, और ये आगे चलकर हमारी ही हेल्थ खराब करेगी, किसी और की तो करेगी नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन की। तो ऐसे में आप ये भी बताइए डॉक्टर कि जिस हिसाब की जहरीली हवा है, इससे कौन से कैंसर बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं? देखो, नेचुरली सबसे ज़्यादा कॉमन तो होंगे लंग कैंसर, क्योंकि आप जो भी पॉल्यूटेंट हैं वो सीधे सीधे लंग्स में जा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, ये इनमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बॉडी में अंदर चले जाते हैं सर्कुलेशन में और जाके और ऑर्गन्स में जा सकते हैं। करेक्ट। जो ब्लैडर कैंसर बढ़ा सकता है। दूसरा, पार्टिकल्स जा रहे हैं वाया माउथ और वाया नोज,
तो कहीं ना कहीं ओरल कैविटी या नेजल कैविटी के जो कैंसर हैं ये इनकी इंसिडेंस भी बढ़ रही है। ओके, तो ये जो कॉमन है जो बढ़ रहे हैं, कैंसर एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ सकते हैं। यस यस बिल्कुल। तो बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट आप कुछ ऐसे टिप्स हमें सजेस्ट करेंगे कि जिस तरह की हवा में हम सांस ले रहे हैं, हम अगर चाहते हैं कि खुद को, आगे वाली जनरेशन को कैंसर से बचाए, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम खुद से ले सकते हैं? हम देखो बहुत ज़्यादा मेजर हम अपने लेवल पर तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप एट द मैक्स, जैसे एयर प्यूरीफायर का आपने नाम लिया था, आप एक कमरे को या बहुत हुआ एक घर को अपना थोड़ा मॉडिफाई कर पाएंगे, बट हम लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और यदि एज ए होल पूरी एयर ही हमारी पॉल्यूटेड है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। बट हाँ, जो आप ले सकते हैं, जैसे मैं सबको बोलता हूँ, स्पेशली एल्डरलीज में इस वक्त, कि एटलीस्ट सुबह शाम गार्गल्स करें, अच्छे से स्टीम लें, जैसे कम से कम कुछ जो डिपॉजिट हैं वो तो हम बाहर निकाल पाएँ। यूज़ मास्क, थोड़ा भी बाहर निकलते हैं, स्पेशली यदि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हैं, एटलीस्ट N95 को यूज़ करें यदि कर सकते हैं तो। आउटडोर ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको एफर्ट लगता है, जैसे लोग जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हम डीप ब्रेथ लेते हैं, वो और अंदर तक जाते हैं, उन सबको अवॉइड करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़े बहुत अपने लेवल पे ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, बिकॉज जब तक एयर एज ए होल बेटर नहीं होती है तब तक चीज़ें मुश्किल हैं। एग्जैक्टली। हमने हवा की बात कर ली, अब हम खाने पर आते हैं, जो हमारा सबसे मेजर जो है आई थिंक कंसर्न हवा के बाद खाना ही है। हमारे खाने की क्वालिटी जिस हिसाब से डिग्रेड हो रही है, अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियोज़ आए थे जिसमें बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स पर रेड की गई थी कि मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वाली चीज़ें डाली जा रही हैं। पहले इंडिया इसलिए फेमस होता था क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक खाना मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, आपको हेल्दी फूड मिलता था। अब जिस हिसाब से हम प्रोसेस फूड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, खाने की क्वालिटी ख़राब हो रही है, नकली चीज़ें, नकली सामान हमें बेचा जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये भी कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं? देखो, खाना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ICMR की वेबसाइट पे दी जाएंगे तो दे क्लियरली मेंशन कि ऑलमोस्ट 10% कैंसर जो हैं वो किसी ना किसी रूप में डाइट से रिलेटेड। अब डाइट में 2-3 फैक्टर आते हैं। एक तो आपने जो नाम लिया कि एडल्ट्रेशन का, मिलावट का, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा हजार्ड है एक्चुअली, बिकॉज जो भी एडल्ट्रेशन के लिए चीज़ें मिला रहे हैं दे आर प्योर केमिकल। जैसे दूध के लिए वो यूरिया मिलाते हैं ना, और डिटर्जेंट मिला रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, यस, सिर्फ कैंसर नहीं, वो तो बहुत सारे हमारे जो है ना सिस्टम्स के लिए हानिकारक है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनका कैंसर भी कर सकता है। दूसरा जो आपने बात किया शिफ्ट का, कि हम प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा जा रहे हैं, एंड दैट इज ए बिगर कंसर्न। इट इज़ नॉट ओनली प्रोसेस्ड फूड बट रादर फ्रोजन, जो न्यूट्रिशनस फूड हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे ICMR रिकमेंड करता है कि कम से कम 5 पोर्शन वेजिटेबल्स के और 2 पोर्शन फ्रूट्स के होना चाहिए डाइट में। यदि हम नहीं ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बॉडी को प्रोन बना रहे हैं कैंसर के लिए, बट बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली उतना फॉलो कर पा रहे हैं। करेक्ट। और फॉलो क्या हो रहा है, हम ज़्यादा फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हार्मफुल। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और रादर एक और कैजुअलिटी जो हो रही है, अब वो चाहे हम सोशल मीडिया के इफेक्ट देखें, चाहे टीवी का देखें, या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा जनरलाइज होता जा रहा है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में। आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर सब जगह है। मतलब वो ट्रिकल इफेक्ट है जो मेट्रो में दिखेगा और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाएगा, धीरे-धीरे चला जाएगा। बट द पॉइंट इज कि बच्चों में तो ये और भी ज़्यादा हार्मफुल है, बिकॉज उनकी बॉडी डेवलप हो रही है। ग्रोइंग एज में ही अगर हम उनके बॉडी में चीज़ डालेंगे तो आगे चल खाने में कई सारी केमिकल्स हैं, कई सारी डाइज हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग बॉडी को और ज़्यादा हार्म कर रही हैं। वो हार्मोन्स को मिमिक करती हैं। आपने देखा होगा कि मीनार की, जिसे हम बोलते हैं कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो एज कम होती जा रही है, तो हार्मोन्स का एक्सपोजर शरीर पे ज़्यादा पड़ रहा है, which can lead to, not always, but it can lead to cancer, development of cancer also. Exactly. तो ये बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं खाने में एज ए होल जो शायद डिजायरेबल नहीं है। एग्जैक्टली। आपने जैसे फूड एडल्ट्रेशन की बात की, तो खाने में इतनी ज़्यादा मिलावट है आजकल हमारे, इवन हम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है अब तो ऐसे ही खाना मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हमें
खुद को मिलावटी खाने से थोड़ा दूर रखना हो तो कोई ऐसा ट्रिक या टिप है कुछ कि कैसे पहचान सकते हैं? या अगर घर में ही अगर हम चाहते हैं कि हम ताज़ा खाना बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि आजकल लोग ऑर्गेनिक चीज़ों पर भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक चेंज हम ला सकते हैं कैंसर से बचने के लिए? देखो, कुछ में तो एडल्ट्रेशन को रिलेटिवली इजी है पिक करना, है ना? जैसे आपने भी देखा होगा कई सारे इसमें आते हैं कि आयोडीन से स्टार्च को पहचाना है, सो यू कैन चेक फॉर प्रोटीन एंड ऑल। बट एज ए होल ये बहुत मुश्किल काम है। जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं कि ठीक है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहीं से लें, है ना? प्रेफरेबली पैक्ड, खुले में ज़्यादा चांस होता है एडल्ट्रेशन का। दूसरा, जैसे वेजिटेबल्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करें। हम लोग तो बोलते हैं आजकल कि कम से कम 10 से 15 मिनट यदि आप थोड़े गर्म पानी में लगभग 56 से 60 डिग्री पर रखोगे तो बहुत अच्छे से सरफेस क्लीन हो जाती है। है ना? कुछ क्लीनर्स भी आते हैं, ओजोन बेस हैं, बट हम उनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। तो वार्म वाटर इज गुड इनफ, थोड़ा सा वार्म हो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। फ्रूट्स को हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि अच्छे से वॉश करें और पील करके खाएं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं आप खुद कर सकते हो। आपने नाम लिया ऑर्गेनिक का, तो वही जहाँ से आप ले रहे हैं वो सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम यदि अच्छे से ले पाएँ कि हम रिलायबल सोर्सेज से ही ले रहे हैं, तो फिर हम शायद थोड़ा अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अपने लेवल पर तो हम यही चीज़ें कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे इसमें आजकल स्टोरेज का भी है। पहले हम सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स खाया करते थे। आजकल बिना किसी सीज़न के आप जो फ्रूट्स चाहेंगे, वेजिटेबल्स चाहेंगे, वो सब आपको मिल जाएगी। गोभी पूरे सीज़न मिलती है। पहले हम सोचते थे गोभी ठंड में मिलती थी। तो ऐसे में जो ये सीजनल फल, सीजनल सब्जियाँ हैं, अब हर सीज़न में मिल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ बढ़ावा दे रही हैं? देखो, उसकी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। नहीं है, ओके। बट यस, थ्योरेटिकली सोचा जा सकता है, बिकॉज जैसे आपने बोला गोभी या जो भी सब्जियां हैं वो उनके लिए बेस्ट जो सीजन है वो सर्दियां हैं। दे आर मेंट फॉर दैट सीजन। यदि हम पूरे साल यूज करें तो कहीं ना कहीं शायद वो हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेगी, बट ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि वो कैंसर पैदा करने वाली है। ओके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट कर रही होंगी। वो किस फॉर्म में कर रही हैं अभी नहीं, दिस इज टू अर्ली टू से। ओके। फ्रोजन फूड्स का भी चलन आजकल बहुत ज़्यादा चला है। इंस्टेंट बनाने के चक्कर में लोग उसे लंबे टाइम तक डीप फ्रीज करके रखते हैं। फ्रोजन खाने मार्केट में इतने इजीली अवेलेबल है। स्पेशली आई थिंक प्रोसेस्ड मीट्स बहुत ज़्यादा, फ्रोजन मीट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं, आपको लग रहा है, कैंसर को? देखो, फ्रोजन में 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि न्यूट्रिशन उनका लो हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि कई सारे विटामिन हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, वो सब लॉस हो जाता है। करेक्ट। दूसरा, आपको नहीं पता कि उनका कोल्ड चेन कितने अच्छे से मेंटेन हुआ है। यदि वो ब्रेक हो रहा है कई बार ट्रांसपोर्टेशन में, या एक जगह रखा है वहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि कभी कभी उनके में कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ओके। तो नॉर्मली तो फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव्स आर क्वाइट सेफ, बट यदि वो फूड ग्रेड नहीं है और यदि लो क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, देन दे कैन बी प्रॉब्लमैटिक। वो हो सकता है कैंसर की तरफ बढ़ावा यस, प्रोसेस्ड मीट में तो ये नोन है। नोन है? नोन तो नहीं कह सकते, मतलब डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है कि यस, इट कैन लीड टू कैंसर। तो ऐसे में फ्रोजन फूड्स जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हमारे लिए प्रेफरेबली यस, बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देन इट्स ओके, बट सम टाइम इज ओके, बट यदि उसे हम रेगुलराइज करेंगे वो ठीक नहीं है, डेफिनेटली ठीक। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे हमने डाइट की बात की कि क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो कैंसर की तरफ बढ़ा रही है, जिस तरह से हमारी फूड हैबिट्स बदली हैं, अगर किसी को कुछ जानना हो ऐसी डाइट, ऐसे फूड्स जो कैंसर रोकने में मदद कर सकते हैं या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क कम से कम हो, कुछ है ऐसे खाने की चीज़ें हमारी डाइट में? देखो, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 10% कैंसर सीधे सीधे डाइट से रिलेटेड होते हैं। कई सारे फूड हैं विच आर नोन टू बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम कैंसर। ओके। जैसे इनफैक्ट गोभी इज वन ऑफ देम। गोभी? यस। अरे वाह। वो पूरी फैमिली है जिसे जिसमें गोभी या ब्रोकली और इस तरह की चीज़ें आती हैं। सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो संतरा हो, मौसमी है, नारंगी है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन देम व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ओके। बेरीज जो हैं, जैसे आंवला है या ब्लूबेरी है, रेस्पबेरी है, अगेन दे हैव ए लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट, वो बॉडी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फ्रूट्स, क्योंकि उनमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे विटामिन्स होते हैं, दे आर ऑल हेल्पफुल। हमारे खाने में जो मसाले होते हैं, चाहे वो हल्दी हो जिसमें करक्यूमिन होता है, इवन जिंजर, काली मिर्च, ये सब की सब कहीं ना कहीं ऐसे स्टडीज में आए हैं कि दे माइट हैव ए प्रोटेक्टिव रोल।
करक्यूमिन जो है हल्दी में पाया जाने वाले कंपोनेंट, ये इस पे ऑलमोस्ट आप मानिए 4000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कहीं ना कहीं कि ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे वो कैंसर की रोकथाम हो, चाहे बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं उनके लिए है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइट से रिलेटेड हैं। इन्हें शामिल किया जा सकता है अपनी डाइट में, अब करना ये तो चाहिए। हुए यस। अच्छा, देन लेग्यूम्स, दालें, और सारा वो चीज़ें जो फाइबर रिच है, जैसे होल ग्रेन्स, मिलेट्स जैसे इतना आजकल बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, दे हैव हाई ओमेगा 3 एसिड्स एंड ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर रिच डाइट कोलोन कैंसर को प्रिवेंट करती है। इट इज़ ए वेरी वेल नोन एंड वेरी एस्टेब्लिश्ड थिंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। एक पहले बहुत पहले कहावत थी कि रेनबो डाइट, अभी भी बोला जाता है कई जगह। जापान में ऐसे होता है 5 कलर की डाइट, सो मतलब कलरफुल हो। तो कलरफुल से मतलब उनका क्या है कि अलग अलग तरह के फ्रूट्स उसमें हैं, अलग अलग कलर के हैं, बिकॉज चाहे वो एंथ्रोसाइनिन हो या इस तरह के कंपाउंड हो, वो बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यदि हम उन्हें रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हम अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं कि कैंसर डेवलप नहीं होगा। सेम वे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को बढ़ाती हैं। यस, जैसे रेड मीट, स्पेशली प्रोसेस्ड, इट इज वन ऑफ मेजर रिस्क फैक्टर कैंसर के लिए, कोलोन कैंसर के लिए स्पेशली। अल्कोहल बहुत लिमिटेड मात्रा में है, वहाँ तक नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ती है, बोला यह जाता है यदि आप 5 पैक पर वीक से ऊपर जा रहे हैं तो कैंसर की रिस्क बढ़ती जाती है, स्पेशली स्टमक कैंसर, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोज तो वही एरिया हो रहा है। हाँ। तो लो फाइबर डाइट है, अगेन कोलोन कैंसर को बढ़ा सकती है। फिर जैसे हम हाई फैट हाई शुगर वाली डाइट है, वो ओबेसिटी को बढ़ाती है। हाँ। ओबेसिटी यदि डेवलपिंग एज में हो रही है, मान लीजिए कोई गर्ल्स हैं जो टीनेज गर्ल या प्री टीन गर्ल हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगी, अर्ली मिनार्की हो सकती है, वो अनअपोज रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डाइट और कैंसर के बीच में आ जाती हैं। तो एक अच्छी नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट यदि हम लेते हैं तो डेफिनेटली वो कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। 100% प्रोटेक्टिव नहीं होगी, बट रिस्क को ओवरऑल कम कर सकते हैं। और आई थिंक अगर हम रिस्क को भी कम करने पर फोकस करें तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो आपने आंसर दिया ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा हमारी ऑडियंस के लिए कि डाइट से रिलेटेड चीज़ें हम कौन सी शामिल कर सकते हैं अपने डेली बेसिस पर, ताकि थोड़ा बहुत कैंसर के रिस्क को कम किया जा सके। डॉक्टर, हमने जैसे डाइट की तो बात कर ली, अब हम कंटेनर्स पर आते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से हमारे स्टोरेज कंटेनर्स का भी जो रोल है एकदम से शिफ्ट हुआ है। पहले हमारी दादी नानी या पुराने घरों में हम स्टील के बर्तन या मटके के, मिट्टी के, इन सब के देखते थे। अब जिस हिसाब से हम प्लास्टिक की तरफ बढ़े हैं, और प्लास्टिक में भी एकदम लो ग्रेड प्लास्टिक जो सस्ते से सस्ता एकदम मिल जाए, उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आई थिंक माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे खाने में हर चीज़ में घुल मिल रहे हैं। प्लास्टिक का रोल है कैंसर को बढ़ाने में? यस। सिर्फ कैंसर नहीं, कई सारी बीमारियां कर रहे हैं वो। इनफैक्ट अब आप देखिए बहुत सारी जगह पर लोग वापस शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सिरेमिक और ग्लास बॉटल्स लाइक। माइक्रोप्लास्टिक इतना बड़ा रिस्क है जो हम रियलाइज ही नहीं करते, बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक है, वो नहीं दिख रहा है हमको, बट इट इज एवरीवेयर। हम यदि पॉलिएस्टर या नायलॉन के कपड़े भी पहनते हैं तो उससे भी माइक्रोप्लास्टिक शेड होती है। अच्छा। घर में आपके सिंथेटिक कारपेट हैं, उसके जब भी झाड़ू भी लगेगी तो प्लास्टिक शेड होगी। ये तो वो प्लास्टिक है जो है, हमें नहीं दिख रही, दिख नहीं रही हमें। इवन जैसे खाने में 2 तरह का होता है, एक तो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक जो पतली प्लास्टिक होती है, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो उसमें कुछ भी गर्म चीज़ होती है या गर्म से एक्सपोजर होता है तो वो कई सारे केमिकल्स खाने में मिलने लगते हैं। बट इवन फूड ग्रेड प्लास्टिक इज नॉट 100% सेफ, उस पर भी बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो जैसे आपको हीट करना है, जैसे माइक्रोवेव में करना है, ऑलवेज यूज सिरेमिक और ग्लास, नॉट प्लास्टिक। डिस्पोजेबल कप होते हैं, सिंगल यूज जो डिस्पोजेबल कप हैं, दे आर इक्वली हार्मफुल। अब वो तो दोनों तरह से हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल हैं। जैसे कॉफ़ी के या पेपर कप होते हैं, जो पेपर कप में भी अंदर एक लेयर माइक्रोप्लास्टिक की होती है, जिससे कि वो पेपर को डायरेक्ट न टच करे। कहीं वहाँ जो भी होगा हीट जहाँ आएगी प्लास्टिक में, वो कहीं ना कहीं हल्का सा डिजॉल्व होगी,
मिलेगी और अंदर हम इंजेस्ट करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये हमारे सेल्स में जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, और कहीं ना कहीं हमारी ट्यूमर्स के जो डेवलपमेंट हो रहा है अंदर शरीर में या पॉसिबल हो सकता था उसको बढ़ा देती है। बिल्कुल। तो इट इज़ हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम फिर से वापस से अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं? यही है, देखिए सिंगल यूज़ को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। घर में जितना हो सके आप ग्लास को यूज़ करें, सिरेमिक को यूज़ करें। कंटेनर प्लास्टिक का वहाँ ठीक है, जैसे आपको दाल या चावल स्टोर करना है, बट यदि गर्म करना है तो कभी भी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। नॉन स्टिक जैसे जो कुकवेयर हैं, यदि वो उनकी स्टिकिंग हटने लगी है तो फिर यूज़ नहीं करना है, हटाना है उसको। बिल्कुल। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे नॉन स्टिक का भी आजकल इतना ज़्यादा चलन बढ़ गया है कि नॉन स्टिक हम कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी होता है कि जब तक वो पूरा घिस नहीं जाता लोग उसको यूज़ करते रहते हैं। वो गलत है, वो गलत है। यदि उसकी कोटिंग पूरी तरह से है बराबर, तब तक आप यूज़ कीजिए। जहाँ उसकी कोटिंग पार्शियली भी हटने लगी, फिर तो डायरेक्ट नीचे अंदर एक्सपोज हो रही है इसकी, वो नहीं करना चाहिए। तो तुरंत हमें खत्म कर देना चाहिए। ओके, प्लास्टिक की बात की हमने, अब हम अपने पानी पर आते हैं। हमारा वाटर भी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, हम देखते भी है जैसे कि हम गांव वगैरह में जा कर के रहते हैं तो वहाँ पानी इतने ज़्यादा साफ़ है कि खुद से फील होता है कि हाँ ये साफ़ पानी है, हमारे शरीर को लग रहा है। जैसे ही मेट्रो सिटीज़ में आते हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ का तो पानी इतना ज़्यादा खारा और ख़राब है कि हमारे स्किन, हेयर, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। फिर वही पानी हम कंज्यूम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये है कि मतलब हमारा जो पानी इतना ज़्यादा गंदा है वो भी कैंसर की तरफ बढ़ा रहा है हमें। डायरेक्ट नहीं कर रहा है वो, और कई सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे आपने बोला स्किन को ख़राब करता है, हेयर्स को डैमेज करता है, यदि वो कंटेमिनेटेड है तो कुछ इन्फेक्शन पैदा करेगा, बट डायरेक्ट कैंसर को अनलेस देयर आर केमिकल्स इन दैट। मान लीजिए कोई केमिकल का सोर्स है, जैसे कभी कभी पुरानी जो पाइप्स होते थे लेड के बने होते थे, और यदि वो बहुत समय से हैं और वो लेड के पाइप अंदर से कोरोड हो गए हैं, लेड आ रहा है उसमें, वो हैवी मेटल पॉइजनिंग करते हैं। ऑन दोस हैवी मेटल्स, यस, चाहे वो लेड हो, आर्सेनिक हो, कैडमियम हो, इस तरह की ये हैवी मेटल्स दे कैन लीड टू कैंसर। तो पानी अपने आप में नहीं करने वाला है, क्योंकि मोस्टली इम्प्योरिटीज दे टेंड टू बी फिजिकल, बट यदि हैवी मेटल्स पॉइजनिंग है उसमें, वो डेफिनेटली कैंसर को पैदा कर सकता है। तो इसीलिए उसे हमें फिल्टर करना है, उसे हमें क्लीन करना है, चाहे हम आरओ को यूज़ करें या कुछ करें। ऑल्सो माइक्रोप्लास्टिक पानी में भी हो सकता है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम से कम उसे अच्छे से माइक्रो फिल्टर से छानना है, क्लीन करना। हम लोग पानी भी तो आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स में कंटेन करके रखते हैं, पीते भी हैं। तो वो भी हमें कम से कम रखना होगा ताकि कैंसर के रिस्क को कम किया जाए। प्रेफरेबली एक ग्लास बॉटल या ऐसा कुछ अपने साथ में रखें, कैरी करें। स्टील भी आई थिंक, यस, स्टील इज गुड। स्टील इज गुड, वो उसमें टूटने वगैरह का भी कोई डर नहीं है। तो डॉक्टर, जैसे पानी की बात की हमने, इतने सारे फैक्टर्स पे, डाइट पे बात की, हवा पे बात की, पानी की बात की, खाने की भी बात करें हमने, स्टोरेज वगैरह की भी बात की। इसके अलावा जेनेटिक्स का कितना रोल है कैंसर को बढ़ाने में, कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो क्या चांसेस है ही कि आगे चल करके बाकी जनरेशन को भी होगा ही होगा कैंसर? नहीं, देखो ऐसे जेनेटिक का एक्चुअली उतना रोल नहीं है, बिकॉज यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल ऐसे फैक्टर, मतलब जेनेटिक फैक्टर हम सारे भी मिला लें तो 5% से ज़्यादा रोल नहीं होगा उनका। एंड 5 भी मैं शायद थोड़ा हायर साइड पर ही बोल रहा हूँ। मोस्टली इट इज़ एक्वायर्ड फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक और चीज़ जो हम बात कर सकते हैं वो है इन्फेक्शंस। यस, देखिए आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस सी के बारे में। लिवर कैंसर जो है, ऑलमोस्ट 40% जो लिवर कैंसर है इंडिया में वो हेपेटाइटिस बी से होता है और 30% हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस बी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन है। तो सिंपल एक वैक्सीन यदि प्रॉपरली यूज़ की जाए पूरे पॉपुलेशन में तो हम ऑलमोस्ट 40% लिवर कैंसर्स को होने से रोक सकते हैं। और सिर्फ लिवर नहीं, बल्कि अब जो रिसर्च आ रही है कि कुछ तरह के जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हैं, उनको भी ये बढ़ा सकते हैं। तो ये वायरस है, शरीर में कहीं भी रहेगा, कुछ इम्यून सिस्टम से रिएक्शन करेगा, और हमारे इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली कैंसर के सेल्स को कंट्रोल करके रखता है वो नहीं कर पाता। अच्छा, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे दूसरा आपने नाम सुना होगा HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑलमोस्ट 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन इज बिकॉज ऑफ HPV। अच्छा, उसका भी तो वैक्सीन अवेलेबल है? यस, सर्वाइकल कैंसर के भी। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन, अब जो वैक्सीन आ रही हैं जो थोड़ा एक्सटेंडेड कवरेज की हैं, वो सिर्फ सर्वाइकल नहीं बल्कि और जेनाइटल कैंसर और कुछ हद तक ओरल कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। ओके।
तो ये सिंपल 2 वैक्सीन, HPV और हेपेटाइटिस बी, अब ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टिवली सर्वाइकल कैंसर और लिवर कैंसर इनको रोक सकते हैं, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। मतलब कुछ ऐसे कैंसर की वैक्सीन्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। HPV की है, हेपेटाइटिस बी की है, और लोगों को लगवानी चाहिए, और सबको लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए। किसी कैंसर से तो खुद को बचा करके रखें। ऑलमोस्ट 90% सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा यदि सबको लोग HPV से वैक्सीनेटेड है, लगा ले तो बिल्कुल। इट इज सो इफेक्टिव। एग्जैक्टली, तो आई थिंक ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। लोगों को अवेयर करने के क्रिएट के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा जानकारी उनके लिए यूज़फुल रहेगी कि कुछ ऐसे कैंसर की वैक्सीन्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जिनको लगा करके कुछ तो कैंसर से हम खुद को बचा सकते हैं। वो डायरेक्टली नहीं, वो एक तरह के इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं, बट वो इन्फेक्शन अपने आप में कैंसर करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली हम कैंसर को ही प्रिवेंट कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लगे। बिल्कुल। दूसरा, एक और जो अभी हमने बात नहीं किया सो फार, वो होती है स्क्रीनिंग। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब हमने उस स्टेज पे पकड़ लिया जहां उसने कोई सिम्टम नहीं किया। अच्छा। तो स्क्रीनिंग इज ऑलवेज ए नॉर्मल पर्सन, जिसे लगता है कि मुझे तो कुछ है ही नहीं, हो सकता है कैंसर डेवलप हो रहा है, अभी वो इतना नहीं हुआ कि आपने सिम्टम पैदा करे। यदि हम उसी स्टेज पे पकड़ लेते हैं तो उसे तभी के तभी हम खत्म कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इजीली स्क्रीनिंग अवेलेबल है, सर्वाइकल कैंसर में है, कोलोन कैंसर में है, प्रोस्टेट में है, ओरल कैविटी में है। ये कुछ चीज़ जो ऐसे कैंसर हैं जिनको हमें बहुत जल्दी जड़ से पकड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये ऐसे में कोई भी, चाहे जैसे हम ब्रेस्ट की बात करें तो कोई भी लंप फील हो, कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फील हो, सर्वाइकल कैंसर में कोई भी पर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, या ओरल कैविटी में देखें तो कोई मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई एबनॉर्मल डिस्कलर्ड पैच है जो बना हुआ है, ये ऐसा कुछ भी है, तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है। और मान के चलिए कि यदि हम स्टेज 1 पे पकड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा कैंसर ठीक हो जाते हैं जड़ से। तो जितनी जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतनी जल्दी वो ट्रीट होंगे, उतने अच्छे से ट्रीट होंगे। आपने जैसे डॉक्टर स्क्रीनिंग की बात की कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर को अर्ली स्टेज में ही पकड़ने के लिए, तो जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि कुछ ऐसे घर बैठे ही हम अपने बॉडी में चीज़ें अगर फील कर रहे हैं या समझना चाहते हैं, अगर हमें बार बार बाहर नहीं जाना टेस्ट कराने के लिए, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स, संकेत या कुछ ऐसे होम स्क्रीनिंग खुद से ही हम कर सकते हैं कैंसर के लक्षणों को पहचानने के लिए? देखो, ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। तो यूट्यूब पे यदि वो देखते हैं तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें वो खुद सेल्फ एग्जामिन करें, महीने में एक बार करें, जस्ट वो अलग अलग एंगल से चेक करें कि कोई एबनॉर्मल लंप तो नहीं फील हो रहा है। तो ब्रेस्ट में सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। यस, दैट इज़ देयर। बाकी जैसे अभी मैंने बोला, कुछ भी चीज़ आप समझिए कि कैंसर तो शरीर के हर हिस्से में हो सकता है, तो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सल फीचर नहीं होगा इसका। कोई भी सिम्टम जो 2 से 3 हफ्ते तक बना हुआ है, वो चाहे खांसी हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, या स्किन पे कोई घाव बन गया जो ठीक नहीं हो रहा है, यदि कोई भी चीज़ 2 से 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, हमेशा ध्यान रखना है कि वो कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी लगता है तो हमें जो भी ट्रीटिंग पर्सन है उन्हें जाएं, दिखाएं, लाइटली ना लें, बिकॉज शुरुआती सिग्नल जो हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे स्टमक कैंसर सिर्फ एसिडिटी करेगा या थोड़ा सा इंडाइजेशन, विच इज़ वेरी कॉमन, बट यदि वो परसिस्ट कर रहा है कि 1 महीना 2 महीना चले जा रहा है, देन इट इज समथिंग कि नहीं भाई, हमें दिखाना होगा कि क्या हो रहा है। किसी भी तरह का एबनॉर्मल वेट लॉस है जो अनएक्सप्लेन्ड है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैंसर ही हो, बट कुछ ना कुछ शरीर में चल रहा है ये। और मतलब ऐसे ही कोई भी सिम्टम वो यूनिवर्सल हो सकते हैं। कुछ कैंसर जो ज़्यादा कॉमन है, जैसे कोलोन कैंसर कॉमन है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्टूल पास करने में या लैट्रिन जाने में ब्लड जा रहा है, तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। फीमेल को ध्यान रखना है कि पीरियड्स के बीच में यदि ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। लोअर एब्डोमिनल पेन है जो बना हुआ है, दैट कैन बी, मुंह में जैसे मैंने बताया ओरल कैविटी में कोई भी छाला है, कोई भी पैच है डिस्कलर्ड, ये सब की सब चीज़ें हो सकती हैं जो कैंसर को डिनोट कर सकती हैं। हालांकि कॉमन और सब चीज़ें भी हो सकती हैं, बट कैंसर उन्हीं में से डेवलप होगा। तो इमीडिएटली मिलना है
और ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ किसी भी तरह के सिम्टम से कैंसर प्रेजेंट हो सकता है। एग्जैक्टली मतलब बॉडी में अगर कुछ भी अबनॉर्मल दिखे 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा से परसिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है मेरी बॉडी में। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग बहुत यूनिवर्सली फॉलो नहीं करते हैं, बट करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हमने कैंसर के कॉजेज़ पर काफ़ी अच्छी खासी डिटेल में बातचीत की है। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी है, सिम्टम्स बताए हैं, डाइट का कितना ज़्यादा रोल है। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को टिप ज़रूर दे करके जाए कि अगर हम चाहते हैं कि खुद को कैंसर से बचाएं या कैंसर से बचने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में हम आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर बताएं। देखो, शुरुआत होती है वैक्सीनेशन से। हाँ। सारा वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। स्पेशली हेपेटाइटिस बी और एचपीवी, ये कंपलसरी है। दूसरा स्क्रीनिंग, एज अप्रोप्रिएट, जैसे जिस एज में जो रिकमेंडेड है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग 30 या 35 से शुरू हो जाती है, कोलोन कैंसर 45-50 से शुरू हो जाता है। तो ये जो भी हैं वो सब हमें फॉलो करना है। डाइट, जैसे हमने पहले भी बात की डिटेल में, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड स्पेशली रेड मीट कम से कम होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का रेगुलर इंटेक रखें, होल ग्रेन्स का इंटेक रखें। प्रोसेस्ड फूड, जैसे हम बोलते हैं कि वो फूड यूज़ करना चाहिए जो प्लांट्स पर बना, ना कि प्लांट्स में बना। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एट द लास्ट, कुछ भी सिम्टम, एबनॉर्मल सिम्टम जो लग रहा है, जो परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको अपने डॉक्टर को मिलना है, दिखाना है। दीज आर द थिंग्स जहाँ हम अपना एक तो इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, और यदि हो भी रहा है तो जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना जल्दी उतना बेहतर तरीके से हम ट्रीट कर पाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट दोनों एंड से ज़्यादा इजी रहेगा। आपके एंड से भी और पेशेंट के एंड से भी। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को समझाया है। आई थिंक ये वाला जो सेशन है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बहुत नॉलेज मिली होगी हमारी ऑडियंस को। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कैंसर से प्रिवेंशन में जितना हो सके हम अपने तरफ से एफर्ट डाल सके, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों, आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।